गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विश्वजीत रंजन आप सबों का विशु सर पॉलिटेक्निक एकेडमी के वीडियो लेक्चर्स में स्वागत करता हूं। हम लोग का जो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो कास्टिंग का लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें हम लोग मोल्डिंग सैंड, उसके कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए स्टूडेंट, मोल्डिंग सैंड हमारा वह सैंड है जिससे हम लोग अपने मोल्ड के बेड को प्रिपेयर करते हैं। जिस मोल्ड के बेड में एक पैटर्न के थ्रू कैविटी को बनाते हैं और उस कैविटी के अंदर में मोल्टेन मेटल को पोर करके हम लोग अपने कास्ट प्रोडक्ट को ऑब्टेन करते हैं। तो मोल्डिंग सैंड वह सैंड है जिससे हम लोग अपने मोल्ड के बेड को प्रिपेयर करते हैं। अब मोल्डिंग सैंड में 4 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, तो पहले इसके कंपोजिशन पर चर्चा करेंगे। तो इसमें जो 4 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं उनमें जो सबसे मेन एलिमेंट है वो होता है सिलिका। सिलिका का जो अमाउंट है वो लगभग 70 से 85% तक होता है। अब देखिए स्टूडेंट, सिलिका के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, सिलिका के पार्टिकल्स थोड़े लार्ज होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, सिलिका के पार्टिकल्स लार्ज होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि इन सिलिका के पार्टिकल्स के बीच में, जैसे यहाँ पर आपको नजर आएगा, ठीक है, देखिए यहाँ पर ये आपको ऐसा वाइड स्पेस क्रिएट नजर आ रहा होगा। यहाँ पर वाइड नजर आ रहा होगा, यहाँ पर वाइड नजर आ रहा होगा, है ना, ये वाइड स्पेस क्रिएट नजर आ रहा है। तो जब सिलिका के पार्टिकल्स को आप संगठित करते हैं तो देखते हैं कि पार्टिकल्स लार्ज इन साइज होने के वजह से वाइड को क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, अब चूंकि सिलिका के पार्टिकल्स में कोई एडेसिव प्रॉपर्टी तो होता नहीं है कि सारे पार्टिकल्स को बाइंड अप किया जा सके। थोड़ा सा भी प्रेशर लगेगा, थोड़ा सा भी फोर्स लगेगा तो ये डिसइंटीग्रेट कर जाएंगे, बिखर जाएंगे। तो इन पार्टिकल्स को संगठित रखने के लिए, बाइंड अप रखने के लिए आप क्या करते हैं, सिलिका के साथ क्ले को इंट्रोड्यूस करते हैं। क्ले मिलाने से क्या होगा, देखिए क्ले के पार्टिकल्स बड़े फाइन होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। तो जैसे ही आप क्ले को सिलिका के साथ इंट्रोड्यूस करते हैं तो ये वाइड के स्पेस में आके जमा हो जाते हैं। ये वाइड के स्पेस में आके जमा हो जाते हैं, वाइड के स्पेस में आके जमा हो जाते हैं। सारे वाइड में क्ले पार्टिकल्स फिलअप कर जाते हैं। अब देखिए, क्ले में भी अपना खुद का कोई एडेसिव प्रॉपर्टी नहीं होता है, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर क्ले में एडेसिव प्रॉपर्टी एक्टिवेट हो जाता है। और जैसे ही पानी इंट्रोड्यूस कीजिएगा इन द मिक्सचर ऑफ क्ले एंड सिलिका, क्ले में क्या क्रिएट होगा, एडेसिव प्रॉपर्टी क्रिएट होगा। उस एडेसिव प्रॉपर्टी की वजह से ये सारा सिलिका पार्टिकल्स बाइंड अप कर जाता है और एक कंपोजिट बन जाता है, एक कंपोजिट संगठित बेड बन जाता है, जिसको बोलते हैं मोल्डिंग सैंड बेड। क्लियर स्टूडेंट्स? तो सिलिका के पार्टिकल्स को जोड़ने के लिए, बाइंड अप करने के लिए आपको क्ले लेना पड़ेगा। तो क्ले जो हम लेते हैं वो 10 से लेके 20% लेते हैं, और इस क्ले में बाइंडिंग प्रॉपर्टी, दैट इज एडहेसिव प्रॉपर्टी एक्टिवेट करने के लिए हम लोग वाटर यूज करते हैं लगभग 2 से लेके 8%। ठीक है, अब देखिए साथ में मोल्डिंग सैंड में कुछ एडिटिव्स भी आपको मिलाना पड़ता है। एडिटिव्स जैसे सॉडस्ट पाउडर मिलाना पड़ता है, कोल्ड डस्ट पाउडर मिलाना पड़ता है, लिंसेड वाइट मोलेसिस मिलाना पड़ता है। तो एडिटिव्स जो आप मिलाते हैं वो लगभग 1 से 6% मिलाते हैं। चलिए अब इस बात को थोड़ा सा हम लिख लेते हैं। तो आप लिख लीजिएगा भाई कि सिलिका पार्टिकल्स आर larger in size, therefore when composited, जब उनको संगठित किया गया, एक साथ रखा गया, है ना, when composited these particles creates voids. Now when clay is mixed with silica, clay particles fills up the void और accumulate in the void space, दोनों आप लिख सकते हैं, है ना, क्ले पार्टिकल फिल्स अप द वॉइड। ठीक है, चलिए इसके बाद लिखिएगा सिंस सिलिका हैज नो बाइंडिंग प्रॉपर्टीज, क्योंकि सिलिका में कोई बाइंडिंग प्रॉपर्टीज नहीं होता है, सो टू बाइंड द silica particle
together we use clay. ठीक है, क्ले के पास भी अपना खुद का बाइंडिंग प्रॉपर्टी नहीं होता है. क्ले ऑल्सो does not have its own binding property. Clay does not have its own binding property, but in presence of water, binding property activate हो जाएगा क्ले में, and it binds up the silica particle. ठीक है, thus a molding bed is prepared. आई होप आपको ये सारा बात क्लियर हो गया होगा. ठीक है, अब चलिए, अब कुछ प्रॉपर्टीज हम मोल्डिंग सैंड के बारे में आपको बताना चाहते हैं कि मोल्डिंग सैंड में कुछ डिजायरेबल प्रॉपर्टी होने चाहिए. प्रॉपर्टीज ऑफ मोल्डिंग सैंड. प्रॉपर्टीज ऑफ मोल्डिंग सैंड. सबसे पहला जो प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो है दैट इज आवर रिफ्रैक्टिवनेस. देखिए, रिफ्रैक्टिवनेस क्या होता है इसको पहले समझिए. आपका ये मान लेते हैं मोल्ड है, ये पूरा मोल्ड है ना, मोल्डिंग सैंड से बना हुआ, और ये कैविटी है. इस कैविटी में मोल्टन मेटल जब पोर करते हैं तो मोल्टन मेटल होता काफ़ी हाई टेम्परेचर पर. तो इस हाई टेम्परेचर के वजह से क्या होगा, ये मोल्डिंग सैंड के जो पार्टिकल्स हैं ये टूट सकते हैं, और पार्टिकल्स अगर टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, तो ये टूटे हुए पार्टिकल, डिसइंटीग्रेटेड पार्टिकल, इस मोल्टन मेटल में फ्यूज कर जाएंगे. और जैसे डिसइंटीग्रेटेड पार्टिकल मोल्टन मेटल में फ्यूज करने लगेंगे, आपका कैविटी क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा. तो हम ये चाहते हैं कि मेरा मोल्डिंग सैंड में इतना एबिलिटी हो, इतना क्षमता हो कि मोल्टन मेटल के हाई टेम्परेचर को ये बर्दाश्त करे और इसका पार्टिकल डिसइंटीग्रेट नहीं हो, बिखरे नहीं, और बिखरे हुए पार्टिकल का इस मोल्टन मेटल में फ्यूजन ना हो, ताकि कैविटी आपका अपने शेप में बरकरार रह सके. तो ये जो एबिलिटी है हमारे मोल्डिंग सैंड का, हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त करने का, ताकि मेरा मोल्डिंग सैंड का पार्टिकल डिसइंटीग्रेट ना करे और पोरिंग लिक्विड मेटल में फ्यूज ना करे, इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं रिफ्रैक्टिवनेस. और ये किस टेम्परेचर तक बर्दाश्त कर सकता है बिना डिसइंटीग्रेट हुए पार्टिकल्स ऑफ द मोल्डिंग सैंड, उस टेम्परेचर को बोलते हैं रिफ्रैक्टिवनेस टेम्परेचर. अगर मोल्टन मेटल 2000 डिग्री सेल्सियस पर आ रहा है तो इसका रिफ्रैक्टिवनेस टेम्परेचर 2000 से ज़्यादा होना चाहिए. ठीक है स्टूडेंट्स, तो याद रखिएगा, रिफ्रैक्टिवनेस टेम्परेचर मस्ट बी ग्रेटर देन द पोरिंग टेम्परेचर. तो रिफ्रैक्टिवनेस क्या है? इट इज द एबिलिटी to withstand the high temperature of liquid poured metal without disintegration और फ्यूजन. ठीक है स्टूडेंट्स, और हम ये जानते हैं ये होना चाहिए रिफ्रैक्टिवनेस टेम्परेचर, जहां तक मेरा मोल्डिंग सैंड टेम्परेचर, रिफ्रैक्टिवनेस टेम्परेचर क्या है, ये वह टेम्परेचर है जहां तक मेरा मोल्डिंग सैंड का जो पार्टिकल वो डिसइंटीग्रेट नहीं करेगा, इतने टेम्परेचर तक. तो रिफ्रैक्टिवनेस टेम्परेचर जो होना चाहिए
वो पोरिंग टेम्परेचर से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। आई थिंक आपको रिफ्रैक्टिवनेस की प्रॉपर्टी क्लियर हो गई होगी। चलिए अब दूसरा जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है परमेबिलिटी। ये बड़ा ही अच्छा प्रॉपर्टी है, इससे बहुत ही क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। परमिएबिलिटी क्या है, देखिए ये मोल्डिंग सैंड है, हम चाहते हैं कि हमारा मोल्डिंग सैंड परमिएबल हो। क्यों? क्योंकि जब मोल्टन मेटल इसमें पोर करते हैं तो मोल्टन मेटल में कुछ डिसॉल्व्ड गैसेस होते हैं, अगर ये परमिएबल होंगे तो डिसॉल्व गैसेस इनके थ्रू पास हो जाएंगे। अगर ये मोल्डिंग सैंड परमिएबल नहीं होंगे तो डिसॉल्व गैसेस इनके थ्रू पास नहीं होंगे, और यदि डिसॉल्व गैसेस इनके थ्रू पास नहीं होंगे तो डिसॉल्व गैसेस इसी मोल्टन मेटल में रह जाएंगे, और मोल्टन मेटल जब सॉलिडिफाई करेंगे तो इन डिसॉल्व गैसेस के प्रेजेंस की वजह से पोर्स बन जाएगा कास्ट प्रोडक्ट में, और कास्ट प्रोडक्ट मेरा मैकेनिकली वीक हो जाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि मोल्डिंग सैंड में एक प्रॉपर्टी रहे जिसके द्वारा मोल्डिंग सैंड मोल्टन मेटल के अंदर में जो डिसॉल्व गैसेस है उसको अलाउ करे कि इसके थ्रू पास होके वो बाहर निकल जाए। तो यही जो प्रॉपर्टी है ना मोल्डिंग सैंड का, इसी को बोलते हैं परमिएबिलिटी। तो परमिएबिलिटी क्या है? परमिएबिलिटी एबिलिटी है, एबिलिटी ऑफ मोल्डिंग सैंड to allow the gases to escape out is called permeability। अब परमेबिलिटी को एक्सप्रेस करते हैं हम लोग एक नंबर से, परमेबिलिटी नंबर से, जिसको निकालने के लिए अभी हम एक स्पेसिमेन लेंगे और बताएंगे कैसे निकाला जाता है। उसका फॉर्मूला है V वॉल्यूम ऑफ एयर, H हाइट ऑफ द स्पेसिमेन, P प्रेशर डिफरेंस ऑफ द एयर पासिंग थ्रू द स्पेसिमेन, A एरिया ऑफ द स्पेसिमेन, T टाइम टेकन टू पास एयर थ्रू द स्पेसिमेन। जैसे समझिए कि मान लीजिए ये आपका एक सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन है, इसका जो डायमीटर है और इसका जो हाइट है वो सेम होना चाहिए, और ये डायमीटर और हाइट जो होना चाहिए लगभग 2 इंच होना चाहिए, दैट इज़ 5.08 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, अब मानते हैं कि इससे जो एयर पास हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ एयर पासिंग थ्रू दिस स्पेसिमेन इज़ V, और ये मानते हैं 2000 सेंटीमीटर क्यूब एयर इससे पास होना चाहिए। ठीक है, 2000 सेंटीमीटर क्यूब का एयर इसके थ्रू पास होना चाहिए, है ना। ये D डायमीटर का सिलेंडर स्पेसिमेन जिसका हाइट H है। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा मान लेते एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करता है, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में एंटरिंग पॉइंट पर जो प्रेशर होगा एयर का और लीविंग पॉइंट पर जो प्रेशर होगा एयर का, उसके बीच का प्रेशर डिफरेंस हो गया P, क्रॉस सेक्शनल एरिया दैट इज π/4d², है ना। और कितना टाइम में ये एयर इस स्पेसिमेन को पास किया उसको बोलेंगे T। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी से आप क्या करते हैं, एक परमेबिलिटी नंबर निकालते हैं। ठीक है, V क्या है यहाँ पर? V है यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ एयर पासिंग थ्रू स्पेसिमेन, है ना। ये लगभग होता है 2000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, H क्या है? तो हाइट ऑफ स्पेसिमेन। P क्या है? प्रेशर डिफरेंस डेल्टा P, है ना, एक्सप्रेस करना ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, A क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया दैट इज π/4d²। ठीक है, टाइम क्या है? टाइम टेकन टू पास, टाइम टेकन टू पास, है ना, एयर कितना समय में इसको पास किया। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ पता चल रहा है हमको, परमेबिलिटी नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। परमेबिलिटी नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, इसका मतलब क्या है? अगर एयर इसको पास होने में ज़्यादा समय लगा रहा है, निश्चित तौर पर परमेबिलिटी क्या होगा? कम हो जाएगा। अगर एयर इसको पास होने में कम समय लगा रहा है तो परमेबिलिटी क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि परमेबिलिटी नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। क्लियर स्टूडेंट्स? अच्छा, इसका यूनिट देख लीजिए आप लोग। यूनिट ऑफ परमेबिलिटी नंबर, वॉल्यूम का सेंटीमीटर क्यूब, हाइट का सेंटीमीटर, प्रेशर का ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर, टाइम का सेकंड,
तो हो गया सेंटीमीटर की पावर 4 ग्राम सेकेंड। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है आप लोगों से, इसलिए इस यूनिट को आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए, अब हम लोग परमिबिलिटी का इफेक्ट पढ़ेंगे, है ना, जब वाटर को मिलाते हैं, क्योंकि वाटर को मिलाना तो भाई मोल्डिंग सैंड में ज़रूरी है। तो मोल्डिंग सैंड में जब पानी को मिलाते हैं तो परमिबिलिटी में क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको ज़रा हम पढ़ते हैं। और ये इंटरव्यू में बड़ा क्वेश्चन इससे पूछता है। तो अभी आपका टॉपिक जो है डिस्कशन का ये है इफेक्ट ऑफ परसेंटेज ऑफ वाटर ऑन परमिएबिलिटी। देखिए स्टूडेंट्स, आपको बता चुके हैं सिलिका के पार्टिकल्स तो बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। देखिए इस स्पॉट को देखिए, ये स्पॉट ये वाइड है आपका, मान लीजिए इसमें कौन जाएंगे, जमा होंगे, क्ले जमा हो जाएंगे। ठीक है, इसमें क्ले पार्टिकल्स आ गए। जब पानी नहीं मिला हुआ रहेगा तो पूरा का क्ले पार्टिकल्स यहाँ पर डिपॉजिटेड रहेंगे। पूरा क्ले पार्टिकल जब यहाँ पर डिपॉजिटेड रहेंगे, जब पानी नहीं रहेगा, तो पानी जब नहीं रहेगा तो क्या होगा, सारा क्ले पार्टिकल्स इस वॉइड में रहेगा। अब क्या होगा, जब सारा क्ले पार्टिकल इस वॉइड में रहेगा तो वॉइड तो रहेगा नहीं, और वॉइड नहीं रहेगा तो गैस कैसे पास करेगा। तो याद रखिएगा, जब पानी नहीं रहता है तो सारा क्ले पार्टिकल सिलिका पार्टिकल के वॉइड में आके जमा हो जाता है और वॉइड को बंद कर देता है, जिसके द्वारा या जिसके थ्रू गैसेस पास नहीं हो पाते हैं और परमेबिलिटी एकदम जीरो हो जाता है। लेकिन जैसे ही पानी को आप मिलाइएगा, क्या होगा, यहाँ का जो क्ले है ये इस सरफेस पर आएगा, यहाँ का जो क्ले है इस सरफेस पर आएगा, यहाँ का जो क्ले है इस सरफेस पर आएगा, यहाँ का जो क्ले है इस सरफेस पर आएगा। यहाँ पर फिर से क्या क्रिएट कर देगा, वॉइड क्रिएट कर देगा। ठीक है, मतलब पानी का अमाउंट जब बढ़ने लगेगा तो क्ले में एडेसिव प्रॉपर्टी क्रिएट होगा। एडेसिव प्रॉपर्टी क्रिएट होने की वजह से क्ले जो होंगे, क्ले के जो पार्टिकल्स होंगे वो सिलिका पार्टिकल से चिपक जाएंगे। क्ले के पार्टिकल्स जो होंगे सिलिका पार्टिकल से चिपकेंगे, यहाँ के क्ले के पार्टिकल सिलिका पार्टिकल से चिपकेंगे, इधर क्ले के पार्टिकल सिलिका पार्टिकल से चिपकेंगे, इधर क्ले के पार्टिकल सिलिका पार्टिकल से चिपकेंगे और वापस से वॉइड क्रिएट हो जाएगा और परमेबिलिटी बढ़ने लगेगा। तो जैसे ही वाटर का अमाउंट हम बढ़ाते जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि परमेबिलिटी बढ़ रहा है। लेकिन परसेंटेज ऑफ वाटर जब बढ़ते बढ़ते कभी इतना हो जाए कि ये जो वाटर पार्टिकल्स है यही इस वॉइड के स्पेस में आके फिलअप कर जाएगा, तो वापस से वॉइड क्या होगा, खत्म हो जाएगा और परमेबिलिटी फिर क्या होगा, डिक्रीज होने लगेगा। तो ऐसा देखा जाता है, ऐसा देखा जाता है 0, 2, 4, 6, 8, 10, है ना। यह परसेंटेज ऑफ क्या है, वाटर है, और यहाँ पर क्या है आपका परमिएबिलिटी है। देखिए स्टूडेंट्स, जब पानी जीरो रहता है तो क्ले इस वॉइड में रहता है, वॉइड बंद रहेगा, तो वॉइड नहीं बंद रहेगा तो क्या होगा, गैसेस एस्केप नहीं करेंगे, परमेबिलिटी भी जीरो हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही 2% पानी मिल जाएगा, तो बता चुके हैं कि 2% पानी मिलने के बाद ही क्ले में बॉन्डिंग प्रॉपर्टी एक्टिवेट होता है, बाइंडिंग प्रॉपर्टी एक्टिवेट होता है, एडेसिव प्रॉपर्टी एक्टिवेट होता है और क्ले पार्टिकल स्टिक करेंगे सिलिका पार्टिकल्स के साथ। तो जब क्ले पार्टिकल चिपक जाएंगे सिलिका पार्टिकल के साथ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉइड बनना शुरू हो जाएगा। और वॉइड बनने लगेगा तो क्या होगा बताइए, वॉइड बनने लगेगा तो परमेबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। कब तक बढ़ेगा, तो देखा जाता है 8% तक सिलिका पार्टिकल्स क्या होते हैं, क्ले पार्टिकल जो होते हैं सिलिका पार्टिकल्स के साथ चिपकने लगते हैं। वाटर जो होता है वो क्ले के साथ डिफ्यूज होता है और क्ले में बाइंडिंग प्रॉपर्टी एक्टिवेट करता है, और पानी और क्ले, पानी के वजह से जो क्ले में चिपचिपापन आ गया, उस चिपचिपापन के वजह से क्ले सिलिका सरफेस के साथ जाके चिपक जाता है। लेकिन 8% के बाद क्या होता है, पानी का अमाउंट जब 8% से ज़्यादा होगा तो पानी अब क्ले में फ्यूज नहीं करेगा, पानी अब क्ले से सेपरेट रहेगा। 8% तक का पानी, 8% तक के पानी को क्ले डिफ्यूज किया और सिलिका के साथ चिपक गया, लेकिन 8% के बाद वाले पानी को क्ले अपने अंदर डिफ्यूज नहीं किया, क्ले चला गया सेचुरेशन अवस्था में। क्ले 8% तक डिफ्यूज करेगा, 8% के बाद के पानी को क्या किया, वो सेचुरेट किया और उसको सेपरेटेड रखा। तो वो पानी कहाँ जाएगा, वो पानी ये जो वॉइड क्रिएट हो रहा था ना, इसी में आके जमा हो जाएगा। और जब पानी जमा होने लगेगा तो फिर से वॉइड क्या होगा, बंद होगा और परमेबिलिटी फिर से घटने लगेगा। तो ये आपका परमेबिलिटी पर पानी का क्या इफेक्ट है उसको हम समझाए हैं, इस बात को आप लिख लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आप क्या लिखिएगा, व्हेन वाटर इज नॉट प्रेजेंट, है ना, जब पानी प्रेजेंट नहीं रहता है, व्हेन वाटर इज नॉट प्रेजेंट क्ले विल
fill up the void, no opening will be there, hence zero will be permeability। अब परमेबिलिटी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आई थिंक आपको बात क्लियर हो गया होगा। चलिए दूसरा बात इसमें ध्यान देना है आपको, तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है when water is added, clay stick at surface, clay surface at stick at surface of silica and creates void, और void create करेगा up to 8% of water। 8% तक पानी को तो क्ले डिफ्यूज करेगा और अपने साथ लेके चला जाएगा सिलिका के सरफेस पर, लेकिन 8% के बाद वाले पानी को क्ले अपने अंदर डिफ्यूज नहीं करेगा, उसको बिल्कुल बाहर सेपरेट करेगा, और वो जो सेपरेटेड वाटर है वो वाइड स्पेस में जाके एक्यूमुलेट हो जाएगा और वाइड को बंद कर देगा। अप टू 8% ऑफ वाटर permeability will increase, but after 8% of water starts filling up the void and reduces permeability, और परमेबिलिटी को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। आई थिंक आपको परमेबिलिटी क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे फ्लोएबिलिटी पर। देखिए स्टूडेंट्स, फ्लोएबिलिटी क्या है? फ्लोएबिलिटी जो है मोल्डिंग सैंड का एक एबिलिटी है जिसके द्वारा वो फ्लो करता है ना। देखिए अब क्या मोल्डिंग सैंड में फ्लोएबिलिटी की प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, पहले इसी पर डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए ये मान लीजिए आपका मोल्डिंग बॉक्स है, जैसे हम लोग ड्रैग बॉक्स और कोप बॉक्स यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसमें पूरा मोल्डिंग सैंड आप भरते हैं, भरने के बाद आप क्या करते हैं? रैमिंग करते हैं। अगर रैमिंग कर रहे हैं और मोल्डिंग सैंड में फ्लोएबिलिटी नहीं है तो फ्लो नहीं करेगा तो कॉर्नर में कैसे आएगा? हो सकता है कि जब आप मोल्डिंग सैंड को रैमिंग करें तो मोल्डिंग सैंड कॉर्नर ऑफ द बॉक्स में फ्लो करके डिपॉजिट नहीं हो, मोल्डिंग सैंड यहीं तक रह जाए, 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 और ये स्पेस में फ्लो करके नहीं जा पाए। मोल्डिंग सैंड इतने ही स्पेस में आके रह जाए, इतना ही स्पेस को फिल करे, और इस स्पेस को फिल नहीं कर पाए क्योंकि ये फ्लो नहीं कर पा रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि मोल्डिंग सैंड में फ्लोएबिलिटी की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो याद रखिएगा फ्लोएबिलिटी of molding sand is the ability to flow into the corner of molding box during रैमिंग एक्शन। ठीक है, अब देखिए अगर मोल्डिंग सैंड में पानी नहीं रहता तो पार्टिकल सब सिलिका पार्टिकल, क्ले पार्टिकल तो बिखरे हुए रहते। आप रैमिंग कीजिएगा तो आराम से ये फैल के क्या होगा, यहाँ अंदर पूरे कॉर्नर में फैल जाएगा, लेकिन हमको तो पता है कि मोल्डिंग सैंड में तो पानी मिलाना पड़ता है। तो मोल्डिंग सैंड में जब पानी मिलाइएगा तो क्या होगा, सिलिका के पार्टिकल्स क्ले के पार्टिकल बाइंड अप कर जाएंगे, और रैमिंग दीजिएगा तो क्या होगा, ये फैल नहीं पाएंगे। तो कितना परसेंटेज पानी हम मिलाएं, क्योंकि पानी मिलाना तो ज़रूरी है, लेकिन पानी मिलाने से देख रहे फ्लोएबिलिटी घटता है।
तो कितना पानी परसेंटेज हम पानी इसमें मिलाएं, कितना परसेंटेज तक पानी हम नहीं मिला सकते, कितना परसेंटेज तक के बाद तक पानी इसमें मिलाएं ताकि फ्लोबिलिटी बढ़े। तो इसको देखने के लिए हमको फ्लोबिलिटी और परसेंटेज ऑफ वाटर के बीच में रिलेशन देखना पड़ेगा। फिर से सुनिए स्टूडेंट, अगर मान लेते हैं परसेंटेज ऑफ वाटर इस मोल्डिंग सैंड में नहीं रहता तो क्ले पार्टिकल्स और सिलिका पार्टिकल बिल्कुल बाइंड अप नहीं करते, थोड़ा सा भी रैमिंग करते पूरा मोल्डिंग सैंड इसमें फैल जाता। लेकिन हम तो जानते हैं कि मोल्डिंग सैंड में आपको पानी मिलाना पड़ता है, और पानी मिलाने से क्या होगा, आपके मोल्डिंग सैंड के जो पार्टिकल्स है वो बाइंड अप कर जाएंगे, रैमिंग कीजिएगा तो फैलेगा ही नहीं। तो कितना परसेंटेज हम पानी मिलाएं, कहाँ तक पानी मिलाएंगे कि इसका जो फ्लोएबिलिटी है वो बेटर रहे, तो इसके लिए हमको फ्लोएबिलिटी और परसेंटेज ऑफ वाटर के बीच में रिलेशन को देखना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी टॉपिक जो है हमारा वो यही है, effect of percentage of water on flowability। चलिए, पानी मिलाना भी ज़रूरी है। अब देखिए क्या होगा, कैसे करेंगे काम। शुरू में जब पानी नहीं रहता है, आप कह सकते हैं when no water is present, molding sand is easy to flow and flowability will be maximum। और फ्लोएबिलिटी कैसा रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। बट when percentage of water increases, bonding activated, clay particles के बीच में bonding activate हो जाएगा, which bind up the particle। अब पार्टिकल को बाइंड अप कर देगा तो फ्लोएबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज करने लगेगा, which decreases the flowability। मतलब आप देखिएगा अगर ग्राफ में, ये फ्लोएबिलिटी है इधर y एक्सिस पर, और x एक्सिस पर परसेंटेज ऑफ वाटर है। ठीक है, रख लेते 0, 2, 4, 6, 8, 10। तो आप अगर देखते हैं जब पानी 0 रहता था फ्लोएबिलिटी मैक्सिमम होता, और जैसे जैसे पानी का परसेंटेज बढ़ेगा फ्लोएबिलिटी क्या होगा, फ्लोएबिलिटी क्या होगा, एकदम मिनिमाइज हो जाएगा 6%। लेकिन 6% के बाद फिर क्या होगा, पानी में जो है ना, पानी का अमाउंट जब बढ़ने लगेगा तो क्ले में थोड़ा सा कीचड़ के जैसा प्रॉपर्टी आने लगेगा, और क्ले जब कीचड़ का रूप लेने लगेगा तब तो ये फ्लो कर सकता है। तो आप देखिएगा कि परसेंटेज ऑफ वाटर जब 6% से बढ़ जाएगा, है ना, व्हेन percentage of water will increase beyond 6%, clay transform into slurry, and again अब जब कीचड़ का रूप लेने लगेगा तो फ्लोएबिलिटी क्या होगा, फिर इंक्रीज कर जाएगा, एंड अगेन फ्लोएबिलिटी इंक्रीजेस। तो फ्लोएबिलिटी यहाँ से आपको इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। तो आई होप आपको परसेंटेज ऑफ इफेक्ट ऑफ परसेंटेज वाटर ऑन फ्लोएबिलिटी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब फ्लोएबिलिटी और परमेबिलिटी दोनों का हम एक जनरल ग्राफ जो है देखते हैं, और उसके बाद एक एस्टिमेट, एक फोरकास्ट करेंगे, एक अनुमान लगाएंगे कि डिज़ायरेबल अमाउंट ऑफ वाटर कितना होना चाहिए हमारे मोल्डिंग सैंड के ऊपर में। चलिए देखिए, वाई एक्सिस पर स्टूडेंट हम लोग रखते हैं फ्लोएबिलिटी, वाई एक्सिस पर स्टूडेंट हम लोग रखते हैं फ्लोएबिलिटी या परमेबिलिटी को, और एक्स एक्सिस पर रखते हैं परसेंटेज ऑफ वाटर को।
0, 2, 4, 6, 8, 10। फ्लोएबिलिटी के बारे में हम लोगों ने देखा, ऐसा ग्राफ जाता है, 6% पर मिनिमम होता है, फिर इंक्रीज करता फ्लोएबिलिटी। और परमेबिलिटी के बारे में हम लोगों ने देखा, ये 8% तक बढ़ता है और फिर घटता है। हम ये चाहते हैं कि फ्लोएबिलिटी भी जब बढ़ते हुए क्रम में रहे और परमेबिलिटी भी बढ़ते हुए क्रम में रहे। तो पानी देखिए, पानी यहाँ से यहाँ मिलता है, यहाँ से यहाँ मिलता है, तो क्या हो रहा है, पानी का अमाउंट की वजह से फ्लोएबिलिटी घट रहा है। लेकिन इसके बाद क्या होता है, फ्लोएबिलिटी बढ़ रहा है। ठीक है, अच्छा, पानी, इसका मतलब पानी का अमाउंट मिलाने से फ्लोएबिलिटी बढ़ता है। ठीक है, तो पानी का अमाउंट अगर ज़्यादा कर देंगे तो देखिए परमेबिलिटी यहाँ क्या होता है, घटने लगता है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक क्या रहा है, परमेबिलिटी भी बढ़ रहा है और यहाँ से यहाँ देखिए फ्लोएबिलिटी भी घट रहा है। तो इस कॉमन रीज़न को आप अगर एनालाइज कीजिए तो देखिएगा परसेंटेज ऑफ वाटर जब 6% से 8% के बीच में रहता है तो यहाँ पर फ्लोएबिलिटी भी बढ़ता है और यहाँ पर परमेबिलिटी भी बढ़ता है। लेकिन 6% से पानी अगर कम रहेगा तो परमेबिलिटी तो बढ़ रहा है लेकिन फ्लोएबिलिटी घट रहा है। 8% से ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा, फ्लोएबिलिटी तो बढ़ रहा है लेकिन परमेबिलिटी घट रहा है। तो जो डिज़ायरेबल अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो 6% से 8% ही रहना चाहिए, जिस रीज़न पर आपका फ्लोएबिलिटी भी बढ़ता हुआ रहे और परमेबिलिटी भी बढ़ता हुआ रहे। इसलिए आप कहेंगे इट इज़ वेरी मच desirable that the percentage of water in molding sand must be between 6% to 8%। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा ये मेरा बात। चलिए अगर क्लियर हो गया होगा तो नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दैट इज स्ट्रेंथ, उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, स्ट्रेंथ, मोल्डिंग सैंड में स्ट्रेंथ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपका मोल्ड है, दिस इज योर मोल्ड, दिस इज योर कैविटी जिसमें मोल्टन मेटल पोर करते हैं। ठीक है, अब जब मोल्टन मेटल तो हाई प्रेशर पर आ रहा है, सॉरी हाई टेम्परेचर पर आ रहा है और टेम्परेचर ज़्यादा है तो प्रेशर भी ज़्यादा है। तो ये जो हाई टेम्परेचर मोल्टन मेटल है, ये मोल्टन मेटल जब कैविटी में आता है तो ये जो कैविटी का सरफेस है उसके ऊपर में प्रेशर एक्सर्ट करता है। उस प्रेशर की वजह से क्या होगा, ये कैविटी का सरफेस है मान लीजिए, तो मोल्टन मेटल क्या करेगा, कैविटी के सरफेस पर एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा क्योंकि हाई टेम्परेचर मोल्टन मेटल है। तो हाई टेम्परेचर मोल्टन मेटल है तो हाई प्रेशर मोल्टन मेटल है, और हाई प्रेशर मोल्टन मेटल है तो कैविटी के सरफेस पर क्या एक्सर्ट करेगा, हाई प्रेशर एक्सर्ट करेगा। जिसकी वजह से अगर मोल्डिंग सैंड में स्ट्रेंथ नहीं है, मोल्डिंग सैंड कमज़ोर है, तो उसके वजह से इस हाई प्रेशर ऑफ द मोल्टन सैंड के मोल्टन लिक्विड के वजह से आपका कैविटी का जो सरफेस है इसमें क्रैक आ जाएगा, कैविटी ब्रेक डाउन कर सकता है। और कैविटी जब ब्रेक डाउन करेगा या कैविटी जब डिफॉर्म कर जाएगा तो आपका कास्ट प्रोडक्ट डिज़ायरेबल शेप का नहीं बनेगा। तो याद रखना स्टूडेंट आपको, मोल्टन मेटल exert pressure on the molding sand if molding sand is weak, it gets break down, which damage the shape of कैविटी। ठीक है, अब देखिए, तो कैविटी के शेप को बरकरार रखने के लिए मोल्डिंग सैंड में स्ट्रेंथ होना चाहिए। टू रिटेन the shape, the molding sand
must have strength to bear माने बर्दाश्त करना, to bear the pressure of molten metal। क्लियर है? तो आपको स्ट्रेंथ भी समझ में आ गया। अच्छा याद रखिएगा स्टूडेंट, एक जनरल नॉलेज की बात, आपका जो सैंड होता है ना अपने कास्टिंग के समय, वो 3 अवस्था में रहता है। पहला ग्रीन सैंड, ग्रीन सैंड मतलब हरा सैंड नहीं होता है, ड्राई सैंड और हॉट सैंड। ग्रीन सैंड में जो वर्ड ग्रीन है, ये ग्रीन सिग्निफाई करता वाटर, क्योंकि वाटर जब आप एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं तो वाटर डालने से जो खेती होता है वो हरा भरा होता है। वाटर एक ऐसा वर्ड है जो सिग्निफाई हरियाली को करता है। हरियाली माने हरा भरा, हरा भरा माने ग्रीन। तो ऐसा सैंड जिसमें वाटर प्रेजेंट है, ऐसा सैंड जिसमें मॉइस्चर कंटेंट है, ऐसे सैंड को बोलते हैं ग्रीन सैंड। ग्रीन सैंड मतलब ग्रीन कलर का सैंड नहीं होता है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। तो याद रखिएगा, इफ द मोल्डिंग सैंड have moisture present in it, then it is called green sand, dry sand. When molten metal is poured, when molten metal is poured, जब molten metal को pour करते हैं, due to heat, moisture evaporate and sand becomes dry। और सैंड आपका कैसा हो जाएगा? ड्राई हो जाएगा। चलिए हॉट सैंड किसको कहते हैं? देखिए जब आपका देखिए ग्रीन सैंड में क्या होता है, ग्रीन सैंड रहता है, ग्रीन सैंड में मॉइस्चर कंटेंट रहता है। अब देखिए जब मोल्टन मेटल को पोर करते हैं तो ये जो मॉइस्चर होता है इसमें, है ना, ड्यू टू वाटर, तो ये जो मॉइस्चर है, ये जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं आपके ग्रीन सैंड के अंदर में, ये मोल्टन मेटल से हीट लेगा। मोल्टन मेटल से हीट लेगा तो मोल्टन मेटल सॉलिडिफिकेशन की तरफ बढ़ेगा, और ये जो मॉइस्चर है वो हीट लेने के बाद इवेपोरेट होगा, और इवेपोरेट होके क्या होगा, मोल्डिंग सैंड से बाहर निकल जाएगा और सैंड आपका क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। ठीक है, लेकिन देखिए मोल्टन मेटल जब हीट अपना मॉइस्चर को दे दिया, मॉइस्चर इवेपोरेट करके बाहर निकला, उसके बाद भी इस मोल्टन मेटल में थोड़ा सा हीट रहता है, और उस हीट की वजह से जो ड्राई सैंड है इस हीट को जब लेता है तो आपका ड्राई सैंड कैसा बन जाता है, हॉट सैंड बन जाता है। तो लिख लीजिएगा, आफ्टर becoming the dry sand, still liquid metal is having more heat which increases the टेम्परेचर ऑफ सैंड, जिससे सैंड का टेम्परेचर भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स? तो चलिए याद रखना, सैंड शुरू में ग्रीन सैंड की अवस्था में रहता है जिसमें मॉइस्चर प्रेजेंट रहता है। मोल्टन मेटल जब पोर करेंगे तो ग्रीन सैंड में जो मॉइस्चर है मोल्टन मेटल से हीट लेगा, इवेपोरेट करेगा, सैंड ड्राई हो जाएगा। अब मोल्टन मेटल से जब हीट ले लेगा और सैंड ड्राई हो जाएगा, उसके बाद भी मोल्टन मेटल में तो कुछ हीट होगा ही, तो फिर ये ड्राई सैंड मोल्टन मेटल से हीट लेगा और वो बन जाएगा हॉट सैंड। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए, तो अब स्ट्रेंथ की प्रॉपर्टी भी आपको समझ में आ गई होगी, तो थोड़ा सा थर्मल प्रॉपर्टी के बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक हार्डनेस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। हार्डनेस कैसा होना चाहिए? देखिए स्टूडेंट्स, सरफेस हार्डनेस, हार्डनेस एक सरफेस प्रॉपर्टी जैसा कि आप लोग जानते हैं। हार्डनेस इज ए सरफेस प्रॉपर्टी, आप लोग सब जानते हैं। हार्डनेस इज ए सरफेस प्रॉपर्टी। मान लेते हैं ये हमारा मोल्ड है,
इसमें मोल्टेन मेटल जब हम पोर करते हैं तो हम चाहते हैं कि मोल्ड का जो कैविटी है, तो ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है यहाँ पर देखिए, ये सरफेस हार्ड होना चाहिए। अगर सरफेस हार्ड होगा तो क्या होगा कि जो मोल्टेन लिक्विड मेटल होगा इस पर जब प्रेशर बनाएगा तो ये इसमें इरोजन नहीं आएगा, इसमें कटाव नहीं आएगा। लेकिन अगर ये सरफेस हार्ड नहीं होगा तो क्या होगा, इसमें कटाव आ जाएगा, इरोजन आ जाएगा। उस कटाव के वजह से क्या होगा, आपका कैविटी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसका शेप बिल्कुल बिगड़ जाएगा। तो हम चाहते हैं कि मेरा जो सरफेस है, ये मोल्ड का जो कैविटी बना, मोल्ड का जो कैविटी बना, तो कैविटी का जो ये वाला जो सरफेस होगा, है ना, ये जो सरफेस होगा आपका, दिस सरफेस, ये जो सरफेस होगा ये हार्ड होना चाहिए ताकि इरोजन नहीं हो। इरोजन होगा तो मामला बिल्कुल भी क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखिए इरोजन को रोकने के लिए आप अपने मोल्डिंग सैंड में चाहते हैं कि उसमें थोड़ा सा हार्डनेस रहे। लेकिन अगर हार्डनेस बहुत ज़्यादा अगर हो जाएगा तो जानते क्या होगा, हार्डनेस अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अगर आपका ये सरफेस काफ़ी हार्ड हो जाएगा तो परमेबिलिटी भी डिक्रीज़ कर जाएगा, क्योंकि अब ये सरफेस इतना हार्ड है कि गैसेज इसके थ्रू पास ही नहीं कर पाएगा, और गैसेज पास नहीं कर पाएगा तो परमेबिलिटी डिक्रीज़ कर जाएगा, और परमेबिलिटी डिक्रीज़ कर जाएगा तो क्या होगा, गैसेज मोल्टेन मेटल में ही रह जाएंगे। और आफ्टर सॉलिडिफिकेशन ये कास्ट को क्या बना देंगे, कास्ट को कैसा बना देंगे, पोरस बना देंगे, और मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो हम चाहते हैं हार्डनेस तो रहे ताकि जब मोल्टेन मेटल पोर करें तो ये सरफेस में इरोजन नहीं हो, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं रहे कि परमेबिलिटी को घटा दे। तो हार्डनेस जो होता है उसका रेंज जो होता है वो 60 से लेके 80 BHN तक होता है। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखना हार्डनेस इज ए सरफेस प्रॉपर्टी, और आप लिखिएगा the molding sand should have good hardness property, not high, good hardness property to bear excessive pressure of molten metal and prevent the erosion action। ठीक है, अच्छा, सरफेस हार्डनेस जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 60 to 80 BHN। अगर 60 से कम होगा, हार्डनेस 60 से कम होगा, इसका मतलब क्या है, हार्डनेस नहीं है। हार्डनेस नहीं है तो क्या इसका मतलब है कि भाई ये इसमें इरोजन आ जाएगा, कटाव आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, आपका जो कैविटी का जो स्टेबिलिटी है, डायमेंशनल स्टेबिलिटी, वो बिगड़ जाएगा। तो 60 से अगर कम हो गया, लेस डायमेंशनल स्टेबिलिटी ऑफ कैविटी लोअर, और 80 से ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, हार्डनेस बढ़ गया तो परमेबिलिटी लो हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि हमारा हार्डनेस 60 to 80 रहे। अब इसके बाद हार्डनेस हो गया तो अब थर्मल प्रॉपर्टी देख लीजिए। हम चाहते हैं कि जो थर्मल कंडक्टिविटी है मोल्डिंग सैंड का वो ज़्यादा रहे। थर्मल कंडक्टिविटी के शुड बी हाई। थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा रहेगा तो मोल्टेन मेटल का हीट जो है जल्दी से कंडक्ट होकर बाहर निकलेगा, मोल्टेन मेटल जल्दी से कूल होगा, सॉलिडिफिकेशन जल्दी होगा, सॉलिडिफिकेशन टाइम कम हो जाएगा, अच्छी बात है। दूसरा अल्फा, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कम रहे। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अगर कम रहेगा तो क्या होगा, जो आपका मोल्ड है वो हीट के वजह से एक्सपेंड नहीं करेगा, और कैविटी का जो साइज है और शेप है वो बिगड़ेगा नहीं तो क्या होगा, अगर थर्मल एक्सपेंशन अगर ज़्यादा रहेगा, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अगर ज़्यादा होगा तो हीट की वजह से क्या होगा, मोल्ड का कैविटी एक्सपेंड कर जाएगा, और कैविटी एक्सपेंड कर जाएगा तो क्या होगा, है ना, मान लेते हैं ये आपका कैविटी है, अगर थर्मल एक्सपेंशन का कोफिशिएंट ज़्यादा है तो उसके वजह से क्या होगा, मोल्टेन मेटल जब पोर कीजिएगा तो कैविटी में एक्सपेंशन आ जाएगा, ज़्यादा एक्सपेंशन आएगा, कैविटी का शेप बिल्कुल बिगड़ जाएगा। तो हम चाहते हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कम रहे। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कम रहेगा तो कैविटी विल रिटेन इट्स शेप, और थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा रहेगा तो हीट ट्रांसफ़र का रेट बढ़ेगा, सॉलिडिफिकेशन टाइम डिक्रीज करेगा। आई थिंक आपको ये बात क्लियर हो गया होगा।
चलिए, थर्मल प्रॉपर्टी भी क्लियर हो गया। थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होना चाहिए, हीट ट्रांसफर रेट ज़्यादा होगा, सो मोल्टन मेटल जल्दी कूल करेगा। मोल्टन मेटल जल्दी कूल करेगा तो क्या होगा, मोल्टन मेटल जल्दी कूल करेगा तो सॉलिडिफिकेशन टाइम कम हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कम रहेगा तो क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कम रहेगा तो हीट की वजह से कैविटी एक्सपेंड नहीं करेगा, कैविटी एक्सपेंड नहीं करेगा तो कैविटी अपने ही शेप को बरकरार रखेगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए कुछ एडिटिव्स के बारे में आपको हम बता देते हैं। जैसे कोल्ड डस्ट क्यों मिलाते हैं, कोल्ड डस्ट इसलिए मिलाते हैं, कोल्ड डस्ट मिलाते हैं यहाँ पर सरफेस पर, ये जो आपका मोल्ड का सरफेस है यहाँ पर कोल्ड डस्ट मिलाते हैं। कोल्ड डस्ट इसलिए मिलाते हैं कि कोल्ड डस्ट बहुत फाइन होते हैं, ताकि मोल्टन मेटल जब सॉलिडिफाई करे, कोल्ड डस्ट कहाँ पर मिलाते हैं, तो ये आपका कैविटी होगा, मान लेते हैं ये मोल्ड है, ये कैविटी है, तो ये कैविटी का सरफेस होगा ना यहाँ पर, तो इस सरफेस पर यहाँ कोल्ड डस्ट मिलाइएगा। कोल्ड डस्ट काफ़ी फाइन पाउडर होते हैं। इससे क्या होता है, जब आपका प्रोडक्ट बनेगा तो इसके सरफेस को बहुत बढ़िया फिनिश रखेगा। अगर कोल्ड डस्ट नहीं मिलाइएगा तो जो ग्रेन्स होते हैं ना, बालू के जो ग्रेन्स होंगे, सैंड के जो ग्रेन्स होंगे, यहाँ पर भी छोटा छोटा ऐसा ग्रेन्स बना देगा, तो उसके बाद आपको फिनिशिंग करना पड़ेगा। तो कोल्ड डस्ट का पार्टिकल काफ़ी फाइन होते हैं, और फाइन पार्टिकल्स क्या करेंगे, सरफेस फिनिश को इम्प्रूव करते हैं, सरफेस फिनिश इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, अच्छा, लिंसेड ऑयल मिलाते हैं, आपको तो पता है स्ट्रेंथ के लिए, लिंसेड ऑयल स्ट्रेंथ के लिए। और चौथा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉ डस्ट। सॉ डस्ट आप क्यों मिलाते हैं, सॉ डस्ट क्यों मिलाते हैं, देखिए आपका ये मोल्ड का कैविटी, ये आपका मान लेते हैं मोल्ड है, इसमें सॉ डस्ट मिला के रखते हैं। क्यों मिलाते हैं सॉ डस्ट, जब मोल्टन मेटल पोर करते हैं तो क्या होगा, मोल्टन मेटल तो गर्म होगा। अब देखिए मोल्टन मेटल अगर सॉ डस्ट नहीं मिलाइएगा तो क्या होगा, मोल्टन मेटल जब सॉलिडिफाई करेगा तो मोल्ड इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ में था कि इसको तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल है। अब मोल्ड टूटेगा नहीं तो ये निकलेगा कैसे, दिक्कत वाली बात है। चलिए दूसरी बात, अगर सॉ डस्ट हम अपने मोल्ड में मिला देंगे तो क्या होगा, मोल्टन मेटल जब पोर कीजिएगा तो मोल्टन मेटल जैसे ही हीट देगा इस मोल्डिंग सैंड को जिसमें सॉ डस्ट होगा, तो सॉ डस्ट हीट लेने के बाद बर्न कर जाएगा, और बर्न करने के बाद क्या होगा, यहाँ पर पोर बना देगा। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ से हीट, मोल्टन मेटल से हीट इस मोल्डिंग सैंड से पास करेगा तो सॉ डस्ट बीच में उस हीट को गेन करेगा और बर्न करेगा, और बर्न करने के बाद इस मोल्डिंग सैंड में क्या क्रिएट करेगा, पोर्स क्रिएट कर देगा। ठीक है, अब जैसे जैसे ये सॉलिडिफाई हो जाएगा, यहाँ पर सारा सॉ डस्ट जो है वो बर्न कर जाएगा और पोर्स बन जाएगा। अब जब सॉलिडिफाई हो जाएगा आपका प्रोडक्ट, तब उस समय ये सॉडस्ट बर्न करके पोर्स बन जाएगा मोल्डिंग सैंड में, और तब मोल्डिंग सैंड को ब्रेक करना काफ़ी आसान हो जाएगा और प्रोडक्ट को बाहर निकालना बहुत बढ़िया से आप कर सकते हैं। तो सॉडस्ट मिलाने से क्या होता है, कोलैप्सिबिलिटी जो होती है मोल्डिंग सैंड की वो बढ़ जाती है, कोलैप्स आसानी से कर जाएगा, कोलैप्सिबिलिटी ईजिली करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई थिंक आपको मोल्डिंग सैंड के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन आज के वीडियो लेक्चर्स में मिल गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा। हैव अ वेरी गुड डे।